स्ट्रेंजर थिंग्स ने अपने हॉरर और साइंस फिक्शन की कहानी को इस तरह से सुनाया है कि अब ये शो किसी के लिए भी स्ट्रेंजर नहीं रहा है। जहां पर ये उन शोज में से है जिसके सीजन रिलीज होते ही लोग इन्हें एक ही दिन के अंदर अंदर खत्म कर देते हैं, और यही शो कारण है कि नेटफ्लिक्स की पॉपुलैरिटी 2 गुनी से 4 गुनी हो चुकी है। अब जहां पर बहुत सारे लोग सीजन 4 का इंतजार कर रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि हॉपर आखिर जिंदा कैसे है, चलिए सीजन 4 के आने से पहले जानते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और शॉकिंग फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जिसके लिए आप सब बहुत दिनों से हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो फाइनली हमें टाइम मिल ही गया इस वीडियो पर काम करने का। थैंक यू आप सभी का इस वीडियो को सजेस्ट करने के लिए। वैसे आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कितने बच्चों का स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए ऑडिशन लिया गया था, स्टीफन किंग के इट और स्ट्रेंजर थिंग्स में क्या कनेक्शन है, इस शो के किस कैरेक्टर का नंबर बताया गया है जिसे आप रियल लाइफ में डायल कर सकते हैं, कितनी कमाई की स्ट्रेंजर थिंग्स के कास्ट ने, और क्या स्ट्रेंजर थिंग्स सचमुच की घटनाओं पर आधारित है, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं। तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नेटफ्लिक्स के इस आइकॉनिक सीरीज को क्रिएट किया है जुड़वा भाई मैट और रॉस डफर ने, जहां पर पहले वो इस सीरीज के 20 पेजेस के स्क्रिप्ट को लेकर कई सारे अमेरिकन केबल नेटवर्क्स के पास गए थे, जहां पर उन्हें 15 बार रिफ्यूज किया गया। और मेनली हर केबल नेटवर्क यही चाहता था कि कहानी का फोकस बच्चों से उठाकर पुलिस ऑफिसर जिम हॉपर पर कर दिया जाए, जो बेसिकली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करता। पर जब फाइनली डफर ब्रदर्स ने नेटफ्लिक्स को ये आइडिया पिच किया तो इस पर काम करने के लिए 24 घंटे के अंदर अंदर मान गए। मेरे हिसाब से जो हुआ अच्छा हुआ, वरना इस शो का नाम स्ट्रेंजर थिंग्स की बजाय स्ट्रेंज एडवेंचर्स ऑफ जिम हॉपर होता। इस सीरीज के मेन लीड्स यानी बच्चों के कैरेक्टर के लिए 906 लड़के और 307 लड़कियों का ऑडिशन लिया गया था। सबसे पहले कास्ट किया गया था इस सीरीज में डस्टिन का रोल निभाने वाले गेटन माज़राटो को, जिनका ऑडिशन टेप देखते ही डफर ब्रदर्स ने उन्हें फाइनल कर लिया था। वहीं पर विल का रोल निभाने वाले नोआ स्नैप समर कैंप में गए थे जब उन्हें पता चला था कि उनके ऑडिशन से उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया है। दूसरी ओर लूकस सिनक्लेयर का रोल प्ले करने वाले केलब मैक्लाफिन बेसिकली एक स्टेज परफॉर्मर हैं, जिन्हें बैलेड, टैप डांस और जैज भी आता है, इसीलिए उन्हें अपना रोल पाने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। दूसरी ओर फिन वॉल्फार्ड ने अपने ऑडिशन को अपने बेड से ही ऑडिशन वीडियो टेप बनाकर भेजा था, क्योंकि उस समय उनकी तबीयत खराब थी, बट फिर भी उन्हें रोल मिल ही गया। वहीं पर मशहूर राइटर स्टीफन किंग बीबीसी के शो इंट्रूडर्स में मिली बॉबी ब्राउन के काम को देखकर इतना ज्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपना अप्रिशिएशन ट्विटर पर पोस्ट किया, और वहीं से डफर ब्रदर्स की नजर मिली बॉबी ब्राउन पर पड़ी। और फाइनली सेडी सिंक, जिन्होंने मैक्स का रोल प्ले किया है, इनिशियली उनकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी थी, लेकिन सीजन 2 आते आते बाकी बच्चों की भी हाइट बढ़ने लगी, जिसके कारण उन्हें ले लिया गया। 11 यानी एल का कैरेक्टर बहुत हद तक बेस्ड है 1982 की मूवी ईटी द एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल के ईटी से, जहां पर उसके पास भी टेलीकिनेसिस की पावर्स होती हैं, और वो भी बेसिकली बच्चों के बीच छुपा होता है। ये कहानी कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। एनीवे, वहीं पर सीजन 1 में आगे जाकर 11 को भी कुछ वैसे ही डिस्गाइज में आना पड़ता है जैसा कि ईटी को मूवी में किया गया था। सीजन 1 के एंड में 11 की कहानी को खत्म करने का प्लान था, पर जब शो पॉपुलर हुआ तो नेटफ्लिक्स ने 11 की कहानी को शो में आगे बढ़ाने को डफर ब्रदर्स से कहा। आपने सीजन 1 में तो देखा ही होगा कि डस्टिन को उसके रेयर कंडीशन के लिए बुली किया जाता है। बेसिकली रियल लाइफ में गेटन माज़राटो को एक बर्थ डिफेक्ट है, जिसे क्रीडोक्रैनियल डिस्प्लेसिया कहा जाता है। इस बर्थ डिफेक्ट के अंदर बच्चों के हड्डी या दांत या दोनों ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं। सैडली इसी कंडीशन की वजह से उन्हें कई बार ऑडिशन से रिजेक्शन झेलना पड़ता था, जहां पर उनकी लिस्प वाली आवाज मेन प्रॉब्लम बना करती थी। बट इसी चीज को डफर ब्रदर्स ने डस्टिन के कैरेक्टर का एक हिस्सा दिखाने की कोशिश की और गेटन माज़राटो को कास्ट कर लिया। इस कंडीशन से लड़ने के लिए अब तक गेटन माज़राटो ने 4 सर्जरीज कराई हैं, और वो बेसिकली सीसीडी स्माइल्स नाम की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, जो बेसिकली इसी तरह के कंडीशन के लोगों की हेल्प करती है, और साथ ही साथ वो इस कंडीशन की अवेयरनेस भी फैलाते रहते हैं। अब सब जानते होंगे कि इस सीरीज में अपसाइड डाउन का कितना बड़ा रोल है, जहां से सीजन 1 का डेमोगॉर्गन भी आया था और सीजन 3 का सुपर मॉन्स्टर माइंड फ्लेयर भी। और डफर ब्रदर्स ने वैरायटी के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि अपसाइड डाउन का बेसिकली रियल नाम नेदरवर्ल्ड है, जिसका सीधा मतलब छुपी हुई दुनिया होता है। और मेन कहानी लिखने से पहले इसी दुनिया के बारे में डफर ब्रदर्स ने 30 पेज का डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया था, जिसमें इस दुनिया की सारे क्रीचर्स और इन्वायरमेंट्स के बारे में सारी की सारी डिटेल दी गई थी। वहीं पर इसके कई सारे एस्पेक्ट
साइलेंट हिल वीडियो गेम से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं, जिसके कारण ये भी अपसाइड डाउन की इंस्पिरेशन बनी। अब चलिए बात करते हैं डेमोगॉर्गन की। तो डेमोगॉर्गन सीजन 1 का मेन मॉन्स्टर था, जिसे कई जगहों पर इस सीरीज में CGI तो कई जगहों पर एनिमेट्रॉनिक्स की मदद से दिखाया गया है। इस कैरेक्टर को इस सीरीज के लिए डिजाइन किया था एरन सिम्स ने, और इसके डिजाइन को डफर ब्रदर्स ने सिंपल पर फिर भी खतरनाक रखने को कहा था। वहीं पर डेमोगॉर्गन को डेमोगॉर्गन सूट में एक ह्यूमन ने प्ले किया है, जो बेसिकली अमेरिकन परफॉर्मर मार्क स्टेगर हैं, और इन्होंने कई सारी मूवीज में ऐसे ही डरावने रोल्स किए हैं। इस सीरीज के टीनेज कास्ट मेंबर्स के बॉन्डिंग के लिए एक अलग ही तरीका निकाला गया, जहां पर इन यंग स्टार्स को एक साथ मिलाकर प्री अलजेब्रा पढ़ाया जाता था, ताकि इन एक्टर्स के बीच में बिहाइंड द सीन एक बेहतरीन केमिस्ट्री बन पाए और ये सीन्स को एक साथ करने में कंफर्टेबल रहे। बच्चों के ऊपर इतना जुर्म ढाने की जरूरत ही क्या थी। मैथ पढ़ाने के बजाय उन्हें वीडियो गेम ही दे देते, शायद वो और भी ज्यादा अच्छा होता। अब चलिए बात करते हैं इट और स्ट्रेंजर थिंग्स के कनेक्शन के बारे में। हो सकता है कि आपको न मालूम हो, पर डफर ब्रदर्स राइटर स्टीवन किंग के बहुत बड़े फैन हैं। यही कारण है कि आपको स्टीवन किंग के कई सारे ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस इस सीरीज में कहीं न कहीं मिल ही जाएंगी, जहां पर कई सारे कैरेक्टर्स स्टीवन किंग की बात करते या उनकी कहानियां पढ़ते हुए दिख ही जाएंगे। यही नहीं, डफर ब्रदर्स इनिशियली वार्नर ब्रोस के इट मूवी सीरीज को डायरेक्ट करना चाहते थे, बट किसी खास एक्सपीरियंस के न होने के कारण वार्नर ब्रोस ने उन्हें ये प्रोजेक्ट नहीं दिया। यही कारण है कि उन्होंने सीजन 2 में पेनीवाइज का एक ईस्टर एग भी दिया है, जहां पर बॉब विल को अपने नाइटमेयर्स में दिखने वाले क्लाउन के बारे में बताता है। अंदाजा इसी बात का लगाया जाता है कि ये हिंट पेनीवाइज का है, जहां पर सीरीज के अंदर बॉब भी अमेरिका के मेन से बिलोंग करता है और पेनीवाइज बेसिकली मेन के शहर डेरी में ही दिखता था। वहीं पर इस थ्योरी को शो क्रिएटर्स ने भी कंफर्म किया है, जहां पर उन्होंने इस ईस्टर एग को जानबूझकर इस सीरीज में फैंस के लिए डाला था। इस सीरीज की कास्ट ने अपने कैरेक्टर्स को सिर्फ प्ले ही नहीं किया है, बल्कि कई जगह पर अपने कैरेक्टर्स को अपने हिसाब से भी दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल, डेविड हार्बर इंडियाना जोन्स सीरीज के बहुत बड़े फैन थे, जिसके कारण उन्होंने फिल्म मेकर से इंडियाना जोन्स की तरह ही हैट पहनने की मांग की, और बेसिकली इस चीज ने डेविड हार्पर के कैरेक्टर को काफी ज्यादा सूट किया। वहीं पर गेटन माजराटो ने डस्टिन की मस्ती भरी गर्र वाली आवाज को शो के क्रिएटर्स को सजेस्ट किया था, जिसके लिए वो तुरंत मान गए। वहीं पर केलब मैक्लाफिन ने लूकस के माथे का बैंडाना बांधने का आइडिया दिया और इसे फाइनली सीरीज में इंक्लूड कर लिया गया। वहीं पर एल के माइंड कंट्रोल के दौरान हेड मूवमेंट को मिली बॉबी ब्राउन ने सजेस्ट किया था। अब चलिए जानते हैं कुछ आइकॉनिक सीन्स को इस सीरीज में किस तरह से शूट किया गया। तो सबसे पहले डफर ब्रदर्स ने विल की फेक बॉडी को इतना बेहतरीन बनवाया था कि नोआ स्नैप की मां खुद इस बॉडी को देखकर डर गईं। वो बात अलग है कि उन्होंने इस नकली लाश के साथ फोटो भी खिंचवाए। वहीं पर सीजन 1 के एपिसोड 7 में सेंसरी डिप्रिवेशन वाले सीन के लिए तकरीबन 1200 पाउंड यानी 544 किलोग्राम नमक का इस्तेमाल किया गया। वहीं पर सीजन 3 का स्टार कोट मॉल एक रियल लाइफ मॉल था, जिसका नाम ग्विनेट पैलेस मॉल है, और इसे 1984 में ड्यूलिथ जॉर्जिया यूनाइटेड स्टेट्स में खोला गया था, पर 2018 आते आते इसे बंद करना पड़ा, जिसके कारण ये एक परफेक्ट लोकेशन था सीजन 3 के स्टार कोट मॉल के लिए। आपको डस्टिन और सूजी का ऑकवर्ड येट फैंटास्टिक गाना तो याद ही होगा। मतलब पीछे खतरनाक माइंड फ्लेयर लगा हुआ है, बट इनका गाना भागा जा रहा है। एनीहाउ, ये गाना 1984 की मूवी अ नेवर एंडिंग स्टोरी का थीम सॉन्ग है। इस सॉन्ग से पहले लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का द एंट एंड द एंट वाइफ यूज किया जाना था, बट जब नेटफ्लिक्स को पता चला कि अमेज़न स्टूडियोज ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की राइट्स को एक्वायर कर लिया है एक नई सीरीज बनाने के लिए, तो उन्होंने इस प्लान को चेंज कर दिया, वरना माहौल और भी ज्यादा गीक-टैस्टिक हो जाता। मरे बाउमैन तो आपको याद ही होंगे, जो वैसे तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट या डिटेक्टिव हैं, पर इनका मेन काम दो दिलों को जोड़ने का है। हिंदी में उजड़ा चमन और इंग्लिश में बाल्ड ईगल के नाम से मशहूर मरी बोमन का नंबर नेटफ्लिक्स ने अब पब्लिक कर दिया है, जिसके कारण अगर आप 618-625-8313 पर कॉल करेंगे तो आपको मरी बोमन की आंसरिंग मशीन जवाब देगी, जिसमें इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले ब्रेट गैलमैन ने इस कैरेक्टर के कई सारे मैसेजेस रिकॉर्ड किए हैं। तो अगर आपके मन में भी इस नंबर को डायल करने की चुल मच रही है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको सबसे पहले अमेरिका का ISD कोड यूज करना होगा और आपके नंबर पर ISD चार्जेस कटेंगे। इस सीरीज के सीजन 1 के सक्सेसफुल होने के बाद सीजन 2 के आते ही तकरीबन 8.8 मिलियन लोगों ने इसे रिलीज होते ही देखा, जिनमें से 3,61,000 यूजर्स ने 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा सीजन ही खत्म कर दिया। और ऑब्वियसली जब सीजन 3 आया
तो ये बार और भी ऊंचा चला गया, जहां पर इसके प्रीमियर होने के 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक इसे 40 मिलियन लोगों ने देखा। वहीं पर 18 मिलियन यूजर्स ऐसे थे जिन्होंने पूरा का पूरा सीजन तुरंत ही खत्म कर दिया। और भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये सब कुछ क्यों हुआ, शो की एपिकनेस ही हमें सब कुछ समझाती है। तो दुनिया भर में ये शो पॉपुलर हो गया, इसके लीड कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले बच्चे भी पॉपुलर हो गए। तो अब सवाल उठता है कि इन्होंने पैसा कितना बनाया, या यूं ही इनसे सिर्फ बाल मजदूरी करवाई गई। तो अगर सबसे पहले बात करें इस सीरीज के एडल्ट्स, यानी जिम हॉपर का रोल प्ले करने वाले डेविड हार्बर और जॉयस बायर का रोल प्ले करने वाले वियोना राइडर के पेमेंट्स के बारे में, तो सीरीज की शुरुआत होने पर डेविड हार्बर को $80,000 पर एपिसोड मिलता था। वहीं पर वियोना राइडर को $1.5 लाख पर एपिसोड मिलता था, जो आज के हिसाब से 60 लाख और 1,12,73,000 के आसपास है, वो भी पर एपिसोड। वहीं पर सीजन 3 में इस चीज को बढ़ाकर इन दोनों को $3.5 लाख पर एपिसोड मिलने लगे, जो आज के रुपीस के हिसाब से 2,63,00,000 रुपए के आसपास हैं। वहीं पर बच्चों को सीजन 1 में $20,000 से $26,000 पर एपिसोड दिए जाते थे, जो आज के रुपीस के हिसाब से 15 लाख से लेकर लगभग 20 लाख रुपए तक है, जिसे सीजन 3 तक बढ़ाकर 2 लाख से $2.5 लाख तक कर दिया गया है। अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में सुना है तो आपने ये बात भी जरूर सुना होगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स रियल इवेंट्स पर बेस्ड है। और अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की मानी तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अदर डायमेंशंस का दरवाजा खोलने तक ही बात सीमित नहीं है। बात यहाँ पर टाइम ट्रेवल, एलियन से जुड़ाव और मास माइंड कंट्रोल तक पहुंच चुकी थी, और इसे अमेरिकन गवर्नमेंट का सीक्रेट प्रोजेक्ट द माउंटॉक प्रोजेक्ट कहा गया था। थ्योरीज के हिसाब से ये प्रोजेक्ट 1971 से लेकर 1983 तक चला था, और ये प्रोजेक्ट अमेरिका के न्यूयॉर्क के मॉन्टॉक एयरफोर्स स्टेशन के कैंप हीरो नेशनल पार्क में चला था, जहां पर इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए कई सारे छोटे लड़कों को लिया जाता था, और बिल्कुल एल की तरह ही उन पर माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। यही नहीं, इनके माइंड कंट्रोल एबिलिटी को एम्पलीफाई भी किया जाता था, जहां पर कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से एक मॉन्टॉक चेयर नाम की एक एलियन डिवाइस थी, जिस पर बैठकर आप किसी भी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकते थे, बट इसके लिए आपको साइकिकली एक्सपर्ट होना पड़ता था। यही कारण है कि उन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। इन्हीं में से एक था डंकन कैमरन, जिसे आप रियलिटी का 11 मान सकते हैं, और मॉन्टॉक प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के लिए उसने इस चेयर पर बैठकर एक ऐसे जानवर के बारे में सोचा जिसने सारे के सारे मॉन्टॉक प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया, और ये प्रोग्राम बंद हो गया। और माना जाता है कि उसी बीस्ट से डेमोगोर्गन इंस्पायर्ड था। खैर, ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, और इनमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम। फिर भी अगर आप इनके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो मैं इनसे जुड़े हुए आर्टिकल्स और वीडियोस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो लीजिए गाइस, ये थे नेटफ्लिक्स के सुपरहिट सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के 15 शॉकिंग फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस लिस्ट का कौन सा फैक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया। मुझे वैसे तो इस लिस्ट के सभी फैक्ट्स पसंद आए, बट मुझे रियल मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।